सभी को नमस्ते। आज अपना बीएससी पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। इसमें अपना पहला जो चैप्टर है वो आदर्श गैस का है। तो यह अध्याय जो है वो थ्योरेटिकल रूप से ज़्यादा रहेगा, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स आपके सामने प्रस्तुत हैं, इनको थोड़ा देख लीजिए। तो इसमें अपने थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में आदर्श गैस का जो पहला अध्याय है, इसका पहला टॉपिक है पदार्थ का गतिक मॉडल। तो इस मॉडल के मुख्य लक्षण जो है वो निम्न हैं कि पदार्थ अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और ये अति सूक्ष्म कण अणु कहलाते हैं एवं अणु में उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। दूसरा जो इसका गुण है कि पदार्थ के भीतर अणु विरामावस्था में नहीं रहते बल्कि सभी संभव दिशाओं में लगातार गति करते हैं। इस गति को आणविक गति कहते हैं। तीसरा जो गुण है, अणु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसका परिणाम जो है वो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर तेज़ी से कम होता जाता है। और चौथा जो पदार्थ का गुण है वो है गति करने वाले अणुओं की ऊर्जा ही पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। इसके पश्चात आपके गैस का गतिक मॉडल आता है। तो आदर्श गैस के लिए गैस का गतिक मॉडल की निम्न परिकल्पनाएं हैं। पहली परिकल्पना है, किसी गैस के सभी अणु एक जैसे होते हैं जो दृढ़, चिकने एवं पूर्ण गोलाकार रूप में होते हैं। दूसरा जो गुण है वो है इसका आकार अत्यंत छोटा होता है, अतः इसका आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तीसरा जो गुण है वो है कि सामान्यतः अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है, परंतु अणु स्थिर वेग से सरल रेखा में गति करते हैं। परंतु जब दो अणु एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि इनके बीच पर्याप्त प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इन अणुओं के वेग की दिशा एवं परिमाण दोनों बदल जाते हैं, जिससे इन अणुओं की नई सरल रेखीय गतियाँ प्रारंभ हो जाती है। दो अणुओं के बीच जो टक्कर है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है एवं यह टक्कर जो है वो व्यवहारिक रूप से तात्कालिक होती है। तो यह आपके आदर्श गैस के जो मुख्य अवधारणाएं थी वो थी। अब आपकी है आदर्श गैस के लिए दाब का व्यंजक। तो आपको इसके लिए एक चित्र दिखाई दे रहा है, 3D में एक चित्र है जिसमें एक घन लिया गया है। इस घन की लंबाई L है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों L होगी। इस घन के अंदर विभिन्न अणुओं को माना जा सकता है। तो माना गैस के प्रत्येक इस घन के अंदर गैस का जो प्रत्येक अणु है उसका द्रव्यमान m है एवं घन के अंदर कुल अणुओं की संख्या जो है वो स्मॉल n है। ये अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर रूप से गतिशील रहते हैं। यदि एक अणु का वेग c1 है एवं इस c1 वेग के xyz दिशाओं में जो वेग घटक है वो u1 v1 w1 है। अब यदि यह अणु x अक्ष के अनुदिश u1 वेग से गति करता है तो यह OX अक्ष के लंबवत तल जो है A उससे टकराएगा एवं उससे टक्कर के पश्चात उसी वेग से विपरीत दिशा में लौट जाएगा। इस प्रकार जब अणु तल पर टकराता है उससे पहले उसका संवेग जो है वो mu1 होगा और टकराने के पश्चात जो संवेग है वो -mu1 होगा। इस प्रकार एक अणु के टक्कर में संवेग में परिवर्तन जो है वो m -mu1 बराबर टू mu1 होगा। अब यदि अणु का वेग u1 व दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी 2L है। यह दूरी 2L ये होगी कि यहाँ से अणु निकलता है, यहाँ आ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ दूरी तय करता है, या अपन ये मान लें कि टक्कर यहाँ हो रही है तो यहाँ से इस पृष्ठ तक आएगा और वापस इस पृष्ठ तक जाएगा तो कुल दूरी 2L हो जाएगी। तो यह दूरी 2L है एवं इस दूरी को तय करने में जो समय होगा वो 2L बटा u1 होगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इस प्रकार एक सेकंड में एक अणु की जो टक्कर होगी वो 2L बटा u1 होगी और एक सेकंड में प्रत्येक अणु की जो टक्कर होगी उससे संवेग में परिवर्तन जो है वो 2mu1, ये मान ऊपर अभी अपन ने ज्ञात किया था, और 2L बटा u1 दोनों का गुणा हो जाएगा। और सभी जो n अणु हैं उनके लिए केवल x दिशा में टक्कर ज्ञात करेंगे, तो यह केवल पहले अणु की टक्कर है। इसी प्रकार दूसरे अणु की टक्कर ये हो जाएगी, तीसरे
अणु की टक्कर के लिए mu3² और सभी n अणुओं के लिए जो है वो इनका योग हो जाएगा, वो m/l सिग्मा u1 होगा। यह समीकरण आपकी 1 बन गई। इसके बाद अपन ये मानते हैं कि सभी जो अणु हैं वो दीवार की से टकराते हैं तो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो लगने वाले बल के बराबर होगा। तो वही समीकरण 1 से संवेग में जो परिवर्तन है वो बल के बराबर हो जाएगा। तो Fx का मान m/l सिग्मा u² हो जाएगा। अब दाब जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का फॉर्मूला ये रहा, ये रख दिया। Fx बटा क्षेत्रफल जो है वो एक दीवार का क्षेत्रफल है, l² हो जाएगा। इसको हल करने पे अपने को Px का जो मान है m/v सिग्मा u² मिल गया, समीकरण 3। अब यह जो टक्कर हुई है अणुओं की, यह केवल x दिशा में है। इसी प्रकार y अक्ष के लंबवत व z अक्ष के लंबवत दीवारों पर जो दाब ज्ञात करेंगे वो Py आ जाएगा, Pz आ जाएगा। उसमें केवल आपके वेग घटक परिवर्तित होंगे, m/v जो है वो समान रहेगा। यदि घन छोटा है तो इसकी सभी दीवारों पर दाब बराबर मान लेते हैं, तो यह दाब बराबर लेने पर Px बराबर Py बराबर Pz बराबर P लेंगे। इस प्रकार समीकरण 3, 4 और 5 जो ऊपर दिखाई गई हैं उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ के इस प्रकार इनका हल ज्ञात कर लेते हैं। इस हल के अंदर सिग्मा u² v² w² का मान c² के बराबर लेते हैं, क्योंकि किसी भी अणु के लिए वेग घटकों के वर्गों का जो योग होता है वो परिणामी वेग के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये दाब P जो है आपका वो आ जाएगा 1/3 m/v सिग्मा c², और इसका जो मान है वो सिग्मा c² को अपन n² बार से P बराबर 1/3 mn/v c² बार भी लिख सकते हैं। अब mn/v को घनत्व के रूप में लिखने पर P का जो मान है वो 1/3 रो c² बार, और फाइनली जो इसको हल करते हैं तो P का मान 2/3 E आ जाता है। इस प्रकार किसी गैस का दाब उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा के 2/3 के बराबर होता है। धन्यवाद।